नमस्ते। मैं हूं अजय सेतिया और आप देख रहे हैं इंडिया गेट टीवी। मित्रों, कोरोना की लहर कमजोर पड़ने के बावजूद चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर लगाई गई रोक नहीं हटाई है। वैसे भी चुनाव आयोग की बंदिशों को कौन मान रहा है? यूपी में तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हर रोज हजारों की भीड़ के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि जो पर्चे भरे जा रहे हैं, उनके साथ भी सैकड़ों की भीड़ जा रही है। हाँ, अगर रैलियों की छूट मिलती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो जाती, जिनकी कमी भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है। लेकिन यह दो-धारी तलवार भी साबित होती, क्योंकि चुनावों की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। छूट के बाद भी अगर अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ती तो इस दौरान जो पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में भाजपा का माहौल बना है, वह खराब हो जाता। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा ने चुनाव आयोग पर इतना दबाव नहीं डाला कि रैलियों और अन्य तरह की कन्वेंसिंग पर छूट दी जाती। अब 11 फरवरी तक, यानी पहले दौर और दूसरे दौर तक चुनाव रैलियों पर फिर से रोक लग गई है, रोक बरकरार है। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे दौर के मतदान के साथ ही गोवा की सभी 40 और उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी वोटिंग हो जाएगी। यानी गोवा में और उत्तराखंड में रैली की गुंजाइश खत्म हो गई। और यूपी में पहले दो दौर में तो गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तीसरे दौर के में होंगी रैलियां, नहीं होंगी, इसके संबंध में चुनाव आयोग बाद में फैसला करेगा। इसका मतलब यह भी है कि आने वाले 12 दिनों में मोदी और अमित शाह को 223 सीटों पर घर घर दस्तक देकर और वर्चुअल रैलियों से ही कवर करना पड़ेगा। शायद प्रधानमंत्री को संकेत मिल गया था कि रैलियों की इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने 31 जनवरी को पहली वर्चुअल रैली को संबोधित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष बदला लेना चाहता है। उन्होंने याद दिलाया कि जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, उस समय की अखिलेश सरकार जश्न मना रही थी। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों ने जिन लोगों को टिकट दिए हैं, उनका व्यवहार, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, यह सबूत है कि वे दंगे की मानसिकता वाले लोग हैं। उनका इशारा पहले दो दौर की सीटों पर था, जहां सपा एलएलडी गठबंधन ने मेरठ की सभी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं और मुजफ्फरनगर में सभी हिंदू उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज हम इस वीडियो में यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि दूसरे दौर के मतदान में ये दोनों राज्य निपटने वाले हैं। यूपी के पहले और दूसरे दौर का चुनाव प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पहले दौर की 58 सीटों में से 53 सीटें जीती थी। पहले दौर के मतदान ने ही तय कर दिया था कि राज्य में भाजपा की लहर है और उसका असर फिर बाकी के दौर के मतदान पर भी होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के जो चुनाव हुए, जिसमें 55 सीटें आती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की वैसी लहर नहीं थी जैसी पहले दौर की 58 सीटों पर थी। इन 55 में से भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें जीत पाई थी। इस बार मुस्लिम वोटरों और बड़ी तादाद में जाट वोटरों के सपा रालोद गठबंधन के साथ लामबंद होने से इस आंकड़े को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार मुस्लिम वोट नहीं बटेगा।
और पिछली बार जिस प्रकार जाट वोट एक तरफा हुआ था, वैसा भी एक तरफा इस बार नहीं होगा। रालोद का और सपा का गठबंधन काफी मजबूत है और इस गठबंधन में क्योंकि रालोद का आधार जाट वोट है, इसलिए वो सपा के खेमे में जाएगा। लेकिन ऐसे में कम से कम नुकसान हो, इसलिए मोदी की रैलियां होना जरूरी माना जा रहा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुकाबला कितना कड़ा हो गया है, इसके दो सबूत आपके सामने रख रहा हूं। पहला सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को सपा से गठबंधन पर पुनर्विचार करने को कहा। इसका मतलब उसको न्योता था। दूसरा सबूत यह है कि जब जयंत चौधरी ने भाजपा के साथ आने से साफ इनकार कर दिया, तो अमित शाह ने अपनी एक डोर टू डोर कन्वेंसिंग के दौरान संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि चुनाव के बाद अगर सपा की सरकार बनी तो वह आजम खान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्हें नहीं, यानी जयंत चौधरी को नहीं। यानी अमित शाह भी इतने भयभीत हैं कि वह ऐसा सोच रहे हैं कि सपा की सरकार बन सकती है, वरना इस तरह का विचार ही कैसे आता। चलिए अब चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी छोड़कर गए पूर्व भाजपाइयों को उनके क्षेत्र में घेरने की है, उनको वहां पर पटकने देने की है। इसलिए अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है। बघेल को मुलायम सिंह राजनीति में लेकर आए थे। बघेल पुलिस में थे और मुलायम सिंह के सुरक्षा गार्ड थे। उनसे वह इतने प्रभावित हुए कि उनको विधानसभा का टिकट दे दिया, वे विधायक बन गए, फिर वो बाद में सांसद बने, सब हुआ। लेकिन वे घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। सपा के विधायक और सांसद रहने के बाद बसपा के सांसद भी रह चुके हैं और अब भाजपा के सांसद हैं। यानी वह भी स्वामी प्रसाद मौर्य ब्रांड के नेता हैं। सिर्फ 6 साल पहले बसपा छोड़कर भाजपा में आए। 2017 में विधानसभा जीतकर योगी सरकार में मंत्री बने थे और बाद में 2019 में उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। वह लोकसभा में आए और बाद में जब मोदी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उसमें उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन दल बदलू कैसे ऐन वक्त पर धोखा देते हैं, यह चुनाव का ऐलान होने के बाद 3 मंत्रियों के पार्टी छोड़ने से भाजपा को पता लग ही गया होगा। इसका एक दूसरा उदाहरण भी देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि वह बाकी सभी जगह पर भाजपा के लिए प्रचार करेंगी, लेकिन अपने पिता की विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेगी। इतना कहना तो गलत नहीं था, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। कांग्रेस में भी होती रही हैं, भाजपा में भी होती रही हैं, बाकी दलों में भी होती रही हैं। जैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी ने कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी की सीटों पर जाकर के उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी कभी मेनका गांधी या वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं किया। लेकिन संघमित्रा मौर्य ने इससे बढ़कर यह कह दिया कि वह पार्टी के कहने पर भी पिता के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। अब इस वाक्य की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा। उसे बीजेपी वालों से वफादारी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, यह भी कहा। और इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी के गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्तल को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जबकि वह भाजपा विचारधारा में पले बढ़े हैं। उनकी पूरी उम्र भाजपा के प्रचार, भाजपा के बातचीत, भाजपा की बैठकों को देखते हुए बीती है। गोवा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का निधन 2019 में हो गया था। उन्होंने पणजी सीट पर 25 साल तक कब्जा बनाए रखा था। भाजपा ने उनकी सीट पर
बलात्कार के आरोपी और कांग्रेस से दल बदल करके भाजपा में आए विधायक को टिकट दिया है। उनके मुकाबले मनोहर पर्रिकर का बेटा अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। एक बड़ा फैसला उन्होंने किया। शिवसेना ने उनके समर्थन में अपना उम्मीदवार हटा लिया है और बाकी विपक्षी दलों से भी अपील की है कि वे अपने उम्मीदवारों को हटाएं ताकि उत्पल पर्रिकर बड़ी आसानी से भाजपा के मुकाबले पर जीत सके। गोवा में पिछली बार मनोहर पर्रिकर के कारण ही भाजपा की सरकार बनी थी। कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। तो इस बार इसलिए राहुल गांधी बकायदा एक बैठक बुलाकर सभी उम्मीदवारों से वफादारी और चुनाव के बाद पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ ले रहे हैं। इस संबंध में कार्यक्रम रखा जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट पर 17 विधायक चुने गए थे, जबकि इस समय उनमें से सिर्फ 2 बचे। बाकी 15 दल बदल करके चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, या अभी तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कुछ गए। इसलिए गोवा के लोग कांग्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। गोवा से ज्यादा तो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनकी सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस से ज्यादा होंगी। और राहुल गांधी उम्मीदवारों को शपथ दिलाकर राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना व्यर्थ नहीं जाएगा और चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि दल बदल नहीं करेंगे। इसलिए शपथ दिलाई जा रही है। अब थोड़ी बात उत्तराखंड की। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के उस समय के मुख्यमंत्री हरीश रावत को दोनों सीटों से हराया था। हरीश रावत 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों कुमाऊं की थी। इस बार हरीश रावत चुनाव से पहले ही रामपुर से इसलिए भागने को मजबूर हुए क्योंकि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी को ही ठुकरा दिया था, विरोध किया था कि वह रामपुर में आकर के कैसे लड़ रहे हैं, जबकि रामपुर के सीट को दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने नष्ट किया। हालांकि जिसकी टिकट के लिए वहां के कार्यकर्ता दबाव डाल रहे थे उसको नहीं दिया गया, उसको कुमाऊं की दूसरी असल्ट सीट पर भेज दिया गया और रामपुर में किसी और को टिकट दिया गया। खैर, हरीश रावत को वहां से भागना पड़ा। तो पहली लड़ाई तो वह खुद अपनी पार्टी में ही हार चुके। हालांकि उत्तराखंड में मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। ऐसा भाजपा के एक नेता ने मुझे खुद व्यक्तिगत बातचीत में कहा। क्योंकि वह बातचीत व्यक्तिगत थी, इसलिए भाजपा के उस बड़े नेता का मैं नाम नहीं बताऊंगा। भाजपा अपनी सीटें खुद कैसे गंवा रही है, इसका एक उदाहरण देता हूं। जिस कोटद्वार सीट पर भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 में चुनाव हार गए थे, उसी सीट पर भाजपा ने खंडूरी की बेटी को भेज दिया है। यह सीट ठाकुर बहुल है और खंडूरी इसीलिए हारे थे क्योंकि वह ब्राह्मण। पिछली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए रावत को टिकट दिया था, जो अब फिर कांग्रेस में वापस चले गए हैं। लेकिन वहां पर भाजपा ने अब किसी ठाकुर को खड़ा करने की बजाय ब्राह्मण को टिकट दिया है, और वो भी एक जीती हुई विधायक को उसकी सीट बदलकर। तो इस प्रकार ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो सीट जीतना ब्राह्मण के लिए आसान नहीं है। मित्रों, आज इतना ही। फिर नई समीक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।